हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी इक्विटी स्कीमें हैं जिनके 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें से 15 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 ईयर्स में 30% से ऊपर के CGR रिटर्न्स दिए हैं। सालाना उन्होंने 30% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। कौन कौन से फंड है ये मैं डिटेल्स में बताऊंगा। किन फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट करने में सफल रहा, इस पे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक बात जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाली है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड इस लिस्ट में 1 नंबर पे है। मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर जितनी भी इक्विटी स्कीमें हैं जिनके कम से कम 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन 3 ईयर्स में जो सबसे नंबर 1 पे रिटर्न्स देने के मामले में है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। जबकि क्वांट स्मॉल कैप फंड को लेकर बहुत सारी बातें होती रहती है, जैसा कि आप ये कमेंट देख सकते हैं। और इस तरह से ये एक कमेंट है, मेरे पास ऐसे कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडियन म्यूचुअल फंड के अंदर टोटल कितनी स्कीमें हैं जिन्होंने कम से कम 3 ईयर्स के टाइम पीरियड को कंप्लीट कर लिया है। उनमें से वो 15 फंड्स कौन से हैं जिन्होंने 30% से ऊपर के CGR रिटर्न्स दिए हैं, सालाना रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब ना हो, इसलिए मैंने ये सारा कुछ डिटेल्स वगैरह नोट कर लिए हैं। अब अगर सबसे पहले ये बात की जाए कि इंडिया के अंदर जितनी भी इक्विटी स्कीमें हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब कम से कम उनके 3 साल हो गए हैं, वो कितने हैं? वो टोटल 209 फंड्स हैं। टोटल कितने फंड्स हैं? टोटल 209 फंड्स हैं, सारे कैटेगरी मिलाकर, मल्टी कैप, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये जितनी भी कैटेगरी है ना इक्विटी की, वो इस सारी कैटेगरीज में जितने भी फंड्स हैं उनमें से 209 फंड्स ऐसे हैं जिनके कम से कम 3 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 209 फंड्स हैं, इनमें से ये टोटल 15 फंड्स हैं जिन्होंने 30% से ऊपर का रिटर्न्स दिया है पिछले 3 ईयर्स में। देख लेते हैं लिस्ट में कौन कौन सा है, और ये भी गौर करना है आपको कि आपकी पोर्टफोलियो में कौन है और आपकी पोर्टफोलियो में कौन नहीं है। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है क्वांट स्मॉल कैप। देखिए एस शॉर्ट में यहाँ पर बहुत कुछ मैंने लिख कर रखा हुआ है। पहले नंबर पे है क्वांट स्मॉल कैप फंड जिन्होंने पिछले 3 ईयर्स में 40.02% का रिटर्न्स दिया है। दूसरे नंबर पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जिन्होंने पिछले 3 ईयर्स में 36.78% का रिटर्न्स दिया है। फिर तीसरे नंबर पे क्वांट का ही फंड है क्वांट मिड कैप जिन्होंने पिछले 3 ईयर्स में 35.34% का रिटर्न्स दिया है। चौथे नंबर पे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आ जाता है जिसने 35.05% का रिटर्न्स दिया है पिछले 3 ईयर्स में। और ये आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो 47,000 AUM के साथ, 47,000 से अधिक AUM के साथ इंडिया का सबसे बड़ा स्मॉल कैप स्कीम यही माना जाता है। 5वें नंबर पे HDFC अपॉर्चुनिटीज़ मिड कैप फंड है जिसने पिछले 3 ईयर्स में 30.10% का रिटर्न्स दिया है। 6ठे नंबर पे HSBC स्मॉल कैप है जिसने 33% का रिटर्न्स दिया है। 7वें नंबर पे क्वांट का ही फंड है, फिर से फ्लैक्सी कैप फंड है जिसने 32.74% का रिटर्न्स दिया है। 8 नंबर पे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है जिसने पिछले 3 ईयर्स में 32.49% का रिटर्न्स दिया है। 9 नंबर पे HDFC का स्मॉल कैप फंड है जिसने पिछले 3 ईयर्स में 31.82% का रिटर्न्स दिया है। नंबर 10 पे SBI कॉन्ट्रा फंड है जिसने 31.68% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद नंबर 11 पे निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है जिसने पिछले 3 ईयर्स में 31.19% का रिटर्न्स दिया है। 12वें नंबर पे क्वांट का फिर से एक फंड है ALSS टैक्स सेवर फंड है जो कि 32.71% का रिटर्न्स दिया है। नंबर 13 पे टाटा स्मॉल कैप फंड है जिसने पिछले 3 ईयर्स में 30.73% का रिटर्न्स दिया है। 14वें नंबर पे बंधन स्मॉल कैप फंड है जिसने 30.13% का रिटर्न्स दिया है। नंबर 15 पे आ जाता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड जिसने पिछले 3 ईयर्स में 30% का रिटर्न्स दिया है। मैंने आपको कहा ना, इसमें टोटल जितने भी 15 फंड्स में टोटल ऐसे फंड्स हैं जिनके रिटर्न्स 30% से ऊपर रहे हैं।
एटलीस्ट कम से कम 30% तो है ही है। अब अगर यहाँ पर ये बात की जाए कि इन सारे फंड्स में से किन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है, किस फंड ने अपने बेंचमार्क को नहीं बीट कर पाया है पिछले 3 ईयर्स में, तो ये जितने भी फंड्स देख रहे हैं ना आप, जितने भी फंड्स हैं सारे ही फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पाया है। सिर्फ एक फंड है, ये है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने पिछले 3 ईयर्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। बाकी जो भी फंड्स हैं उनके जो भी बेंचमार्क है वो अपने बेंचमार्क को बीट करे हैं। यहाँ पर टोटल अगर बात की जाए तो 8 स्मॉल कैप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसमें टोटल 3 आपको मिड कैप देखने को मिलेंगे। 3 मिड कैप है। एक हो जाता है फ्लेक्सी कैप, उसके बाद एक है कॉन्ट्रा फंड जो कि एसबीआई की तरफ से है। एक है मल्टी कैप जो कि मेरे ख्याल से निपॉन की तरफ से है। उसके बाद एक है टैक्स सेवर फंड। ये टोटल मिलाकर 15 फंड हैं। ये 15 फंड हैं टोटल मिलाकर जिन्होंने 30% से ऊपर के रिटर्न्स दिए हैं। देखिए अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बात आती है जो कि शुरू में मैंने आपको बोला हुआ था और एक कमेंट भी आपको मैंने स्क्रीनशॉट के तौर पे दिखलाया हुआ था। एक्चुअली में उस कमेंट में ये कहा गया है कि भाई क्वांट जो म्यूचुअल फंड हाउस है ना, इसकी तरफ से इन्वेस्टर्स को सपोर्ट नहीं किया जाता है। अगर कॉल करिए तो कॉल का रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, उसके बाद उधर से कॉल बैक भी नहीं किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी परेशानियां हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उसके बावजूद भी 1 नंबर पे है रिटर्न्स के मामले में। उसके बाद इन्वेस्टर्स इस फंड को पसंद भी बहुत करते हैं। यहाँ पर अगर इस 15 फंड के अंदर अगर आप देखें तो टोटल 4 फंड्स हैं जो कि क्वांट की तरफ से, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और उसके बाद यहाँ पर 4 हो गया। टोटल 4 फंड्स हैं जो कि क्वांट के फंड है। बताइए एक ही म्यूचुअल फंड के फंड है, 4 फंड जो अपने बेंचमार्क को भी बीट कर रहे हैं, रिटर्न्स देने के मामले में भी अच्छे रिजल्ट वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आखिर ये सारी चीज़ें जो कॉल नॉट रिस्पॉन्डिंग वगैरह का मैटर है, उसके बाद कस्टमर सपोर्ट वगैरह का मामला है, तो कहाँ तक सही है? मतलब क्या इन्वेस्टर्स को इस म्यूचुअल फंड हाउस में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम आ रही हैं इन्वेस्टर्स के साथ, जिसकी वजह से कई चीज़ों का डर लगता है इन्वेस्टर्स को कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में हमने पैसे निवेश कर दिया, कहीं कंपनी भाग गई, डूब गई, उसके बाद बर्बाद हो गई, या इसके अलावा बहुत सारे टेंशन हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर शॉर्ट में मैं जवाब देना चाहूँगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो, एक नहीं 1, 2 या 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ इस मैटर पर कि कंपनी म्यूचुअल फंड के अंदर से भाग क्यों नहीं सकती है, म्यूचुअल फंड बिजनेस के अंदर से क्यों नहीं भाग सकती है, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। शॉर्ट में मैं बताऊं तो देखिए म्यूचुअल फंड जो कंपनीज होती है उस पर सेबी की नज़र होती है, एमफी की नज़र होती है, प्लस ये जहाँ जहाँ जिन जिन स्टॉक्स में निवेश करते हैं वो स्टॉक्स को देखने वाले कौन होते हैं, उस स्टॉक की निगरानी कौन करते हैं, वो होते हैं कस्टोडियन। ये मैं पहले की भी वीडियो में बता चुका हूँ। ये होते हैं देखने वाले। अब इनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं उनके जितने भी स्कीमें हैं वो जिन स्कीम के लिए जिन जिन स्टॉक्स को ख़रीद रहे हैं उन स्टॉक्स की निगरानी इनकी जिम्मेदारी होती है। और कस्टोडियन जो होते हैं ये पर्टिकुलर किसी एक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से नहीं होता है। जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, इसके कस्टोडियन कौन है? एचडीएफसी बैंक है। फिर एचडीएफसी बैंक के कस्टोडियन कोई और म्यूचुअल फंड हाउस होगा। तो ये ऐसा करके मसला रहता है। मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस अपनी स्कीम का कस्टोडियन खुद नहीं रह सकता है, उसको अलग म्यूचुअल फंड हाउस को बनाना पड़ेगा। इसके बाद और भी बहुत सारी रीज़न है। तो फाइनली अगर आप लोग कहेंगे तो फिर से मैं एक वीडियो इस पे लेकर आऊँगा कि क्यों म्यूचुअल फंड नहीं डूब सकते, क्यों नहीं म्यूचुअल फंड में आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं, क्यों म्यूचुअल फंड नहीं भाग सकती है, क्यों म्यूचुअल फंड अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को नहीं बंद कर सकती है विदाउट इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म किए हुए। इन सारे मुद्दों पर अगर कहेंगे तो मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा जो कि डेडिकेटेड वीडियो होगी, फुल डिटेल्ड वीडियो होगी। फिलहाल मैं समझता हूँ कि इतना मैंने आपको बता दिया है वो काफ़ी है, लेकिन ज़रूरत पड़े तो बता दीजिएगा, वीडियो आ जाएगी। लेकिन प्रेजेंट में अगर ये बात की जाए कि क्वांट के 4 फंड है जिनके इतने अच्छे रिजल्ट हैं, उसके बाद क्वांट का ही पहला फंड है जो कि फर्स्ट नंबर पे है, तो ये सारे रीज़न है कि भाई क्वांट की तरफ से जो मैनेजर है उनकी जो टीमें हैं, उसके बाद कुछ स्ट्रैटेजी है क्वांट म्यूचुअल फंड हाउसेस के अपने, जिनकी वजह से इतना अच्छा वो लोग कर पा रहे हैं। और
आई थिंक ये फ्यूचर में भी करेंगे। अब लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा। देखिए, कैनरा रोबेको और टाटा स्मॉल कैप को लेकर मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि भाई कैनरा रोबेको शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। ये चीज़ मैं कल की वीडियो में भी बोल चुका हूँ। तो क्या ये फ़ंड ख़राब है? कल की वीडियो में मैंने कहा था नहीं, ये फ़ंड ख़राब नहीं है। कोई फ़ंड अगर 1 ईयर 2 ईयर के पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि वो फ़ंड ख़राब है। उस फंड से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन दिस फंड, अगर आप फंड के साथ बने हैं तो बने रहें। शॉर्ट टर्म से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट वहां पर किया ही नहीं है। तो फाइनली मुझे लगता है कि जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी थी वो सारी बातें यहाँ तक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और दूसरी बात जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, इस लिस्ट को, इस डेटा को देखने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना है कि भाई इस 15 फंड में से हमको किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं करना है, बल्कि किसी भी फंड में जब आप निवेश करते हैं तो आप सोच समझ कर निवेश करिए। आपकी अपनी रिसर्च उस पर ज़रूर होनी चाहिए। आपके रिसर्च के हिसाब से, आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अगर लगता है कि नहीं बिल्कुल वो आपके साथ सूटेबल है, तब आप किसी फंड में निवेश करिए, अदरवाइज नहीं करिए। यहाँ पर ये सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ से मैंने आपको, इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से मैंने ये चीज़ें आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।